अल्फा सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। तो इंडियन हिस्ट्री में अभी अपना नया टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई तभी अपने अगले टॉपिक और बने। क्रांति है, अंग्रेज़ों की आर्थिक जो स्थिति है, अंग्रेज़ों की पड़ोसी राज्यों के साथ नीति है, इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन है, क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, तो इसी के कारण हुई। तो सबसे पहले अपन ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहले सामान्य जानकारी, ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये थी ब्रिटेन की कंपनी। तो ब्रिटेन से कौन आए थे? फिर अंग्रेज आए थे। याद रखना है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रोलेफ फिंच था। ये अकबर के समय में भारत आया था और ये भारत आया 1583 ईस्वी में, यानी 1583 ईस्वी में रोलेफ फिंच भारत आया था। जब ये भारत आया था तो उस समय भारत है ना पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा विकसित था और इसीलिए जो भारत है उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जब रोलेफ फिंच भारत आया था तब भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो उस समय 20% थी। यानी वर्तमान में भी जो बड़े देश हैं अमेरिका जैसे, उनकी भी 14 या 15 से ऊपर कभी नहीं जाती है। उस समय भारत की 20% थी। हालांकि ये बात अलग है कि अंग्रेज जब भारत को छोड़ के गए थे ना तब 2% रह गई, खा गए अंग्रेज, ठीक है, पूरी तरह से। तो कहने का मतलब यही है कि इसीलिए अंग्रेजों की रुचि थी भारत में कि यहाँ पर व्यापार करें, क्योंकि काफ़ी सारा धन था उस समय भारत में। और रोलेफ फिंच ने जाकर के ये रिपोर्ट जब वहाँ पे बताई तो वहाँ पर सभी व्यापारियों की रुचि बढ़ी कि वो किसी न किसी तरीके से समुद्री रास्ते से भारत जाएं और वहाँ पर व्यापार करें। इसी दौरान अकबर के समय अंग्रेज व्यापारी आया जिसका नाम था जॉन मिल्डेन हॉल। जॉन मिल्डेन हॉल ये भारत में आया था 1599 ईस्वी में और ये भी भारत में आया था किसके समय? अकबर के समय। तो ये व्यापार करने के लिए भारत में आया था मिल्डेन हॉल। मिल्डेन हॉल है ना, दरअसल यदि भारत में व्यापार करना था तो अकबर से अनुमति लेनी जरूरी थी, लेकिन अकबर ने अनुमति देने की तो दूर की बात थी, मिलने से ही इनकार कर दिया, ठीक है ना। मतलब आया तो सही मिल्डेन हॉल, लेकिन इसे कोई सफलता नहीं मिली। 7 साल भारत में रहा, वापिस चला गया, ठीक है। उसके बाद में फिर ब्रिटेन की महारानी जिसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम जो ब्रिटेन की महारानी थी, उसने 1600 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। और ये जो स्थापना थी ये लंदन में की गई थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। एलिजाबेथ प्रथम ने इसे 15 वर्ष व्यापार की अनुमति दी। यानी ये कहा गया भी 15 वर्ष व्यापार की अनुमति, और अनुमति मिलेगी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। आगे नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन बाद में ब्रिटेन के सम्राट जो जेम्स प्रथम थे उन्होंने फिर इसे आगे बढ़ा दिया था। तो पहले इसे 15 वर्ष के लिए कहा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद था कि वो भारतीय क्षेत्रों में जाए और व्यापार करे। अब ईस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि आपको पता ही यूरोप पश्चिम में पड़ता है और एशियन कंट्रीज पूर्व में है, तो ये पूर्व में ही व्यापार करने आई थी। इंडिया शब्द का प्रयोग है ना, दरअसल ग्रीक लेखकों ने किया था सबसे पहले। यानी ग्रीक लेखक थे ना, उन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग किया। इंडिया शब्द है ना वो सिंधु नदी से बना था, सिंध को इंडस बोलते हैं, उससे इंडिया बना था। हालांकि इसे लोकप्रिय अंग्रेजों ने बनाया था, ग्रीकों ने प्रयोग तो किया था एक बार, लेकिन लोकप्रिय नहीं बन पाया था। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द लोकप्रिय बना दिया, इसलिए इस कंपनी का नाम क्या रखा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। आपसे पूछा जाए कि भारत आने वाला कंपनी का प्रथम व्यापारी कौन था,
था, यानी भारत आने वाला कंपनी का प्रथम व्यापारी कौन था? तो भारत आने वाला जो कंपनी का प्रथम व्यापारी था वो था कैप्टन जॉन हॉकिंस। यानी कैप्टन जॉन हॉकिंस है ना, ये भारत आने वाला कंपनी का प्रथम व्यापारी था। ये भारत में आया था 1608 ईस्वी में, यानी 1608 ईस्वी में आया था हॉकिंस। 1608 ईस्वी में ये सूरत बंदरगाह पर उतरा था, यानी जो सूरत बंदरगाह है ना वहां पर अपनी जहाज से उतरा था हॉकिंस। हॉकिंस ने 1608 में सूरत में कारखाना स्थापित कर लिया, यानी यह सूती जो वस्त्रों के लिए भारत उस समय प्रसिद्ध था, इसलिए उसी का कारखाना स्थापित किया गया था। तो 1608 ईस्वी में कंपनी का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया सूरत में, जो कहाँ पे है, गुजरात में। जब हॉकिंस भारत आया था तो उस समय जो मुगल सम्राट था वो था जहांगीर, यानी मुगल सम्राट उस समय कौन था? जहांगीर था जब हॉकिंस भारत आया था। यानी कंपनी को यदि व्यापार की अनुमति लेनी थी तो जहांगीर से मुलाकात करनी जरूरी थी, ठीक है ना। और इसीलिए जो हॉकिंस है वो जहांगीर से मिलने के लिए गया, जहांगीर से इजाजत मांगी तो जहांगीर ने इसे मिलने की इजाजत दे दी। 1608 ईस्वी में हॉकिंस की मुलाकात जहांगीर के साथ हुई आगरा के किले में। जो आगरा का किला है ना, वहां पर जहांगीर के साथ मुलाकात हुई थी हॉकिंस की। जो हॉकिंस है ना, उसने जहांगीर के साथ फारसी भाषा में बात की। अब चूंकि जहांगीर को तो इंग्लिश आती नहीं थी, लेकिन हॉकिंस है ना, वो दरअसल अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी कई भाषाओं का जानकार था, ठीक है ना। और इसीलिए उसने जहांगीर के साथ फारसी भाषा में बात की। जहांगीर इससे मुलाकात करके काफ़ी प्रसन्न हुआ और इससे पूछा कि तुम्हें किस कारण से यहाँ पर अनुमति चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक बार हमें 15 वर्ष के लिए अनुमति मिली है, जिसमें 8 वर्ष तो गुजर चुके हैं, 7 वर्ष हो रहे हैं, तो इतने दिनों तक हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं। अब जो हॉकिंस है, जब उसने अनुमति मांगी तो जहांगीर ने इसे व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। जहांगीर ने इससे प्रसन्न होकर इसे खान की उपाधि दी, यानी जहांगीर ने इसे कहा था कि तुम है ना अंग्रेज नहीं हो, खान हो, जो कि इतनी अच्छी फारसी भाषा जानते हो। उसके बाद जहांगीर है ना, उसने उसे 400 की मनसबदारी भी प्रदान की। मैंने बताया था ना, मनसबदारी का मतलब यह था कि उसे दरबार में आने का अधिकार मिल जाता था। तो आपसे पूछा जाए कि पहला अंग्रेज कौन था जिसे मुगल दरबार में जाने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो वो था कैप्टन हॉकिंस। ये पहला अंग्रेज था। उसके बाद में यहाँ पर जो सूरत का कारखाना है ना, उसे भी मान्यता प्रदान कर दी गई। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। सब कुछ सही था। आपसे भी पूछा जाए कि सबसे पहले व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला अंग्रेज कौन था? हॉकिंस था, ठीक है ना। लेकिन उस समय भारत में पुर्तगाली भी आए हुए थे। आपको पता है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आ चुका था, जिसके बाद में पुर्तगालियों ने भी भारत में जगह जगह अपने क्षेत्र बना लिए थे। अब जो पुर्तगाली थे ना, उन्होंने जहांगीर को भड़का दिया कि अंग्रेज है ना वो विश्वास करने लायक नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर बर्बाद करने आए हैं, व्यापार करने नहीं आए। जहांगीर उनकी बातों में आ गया। जहांगीर ने खान की उपाधि छीन ली, 400 की मनसबदारी छीन ली गई, अनुमति रद्द कर दी और सूरत के कारखाने की मान्यता भी रद्द कर दी। यानी एक बार आया तो सही, एक बार अनुमति मिली, लेकिन वापस ले ली गई। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो आप इसे सफल व्यापारी नहीं कह सकते जो भारत में आया था, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो कि पहला अंग्रेज कौन था जिसने अनुमति प्राप्त की, तो वो हॉकिंस था। तो ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था क्वेश्चन कि प्रथम अंग्रेज जिसने जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी, तो ज्यादातर सर टॉमस रो ही करके आए थे। हालांकि टॉमस रो पहला सफल अंग्रेज था, लेकिन अनुमति प्राप्त करने वाला हॉकिंस था। यह बात अलग है कि बाद में छीन ली, लेकिन एक बार दे दी गई थी। हालांकि हॉकिंस 1611 तक भारत में रहा, इलीगल तरीके से व्यापार करता रहा, बाद में चला गया, काफी सारा धन लेकर चला गया था, ठीक है ना हॉकिंस, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि भारत में स्थापित कंपनी का प्रथम वैधानिक कारखाना कौन सा था? भारत में स्थापित कंपनी का वैधानिक, क्योंकि ये तो वैधानिक नहीं रहा, क्योंकि इसकी मान्यता तो रद्द कर दी गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो कंपनी का जो वैधानिक कारखाना था वो माना जाता है मौसालीपट्टनम।
मोसालीपट्टनम, जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश में। यह 1611 में स्थापित किया गया था। तो यह कंपनी का प्रथम वैधानिक कारखाना था। कहां पर? भारत में। उसके बाद 1613 ईस्वी में जो जहांगीर है ना, वो अंग्रेजों के प्रति थोड़ा उदार बना और जहांगीर ने 1613 में अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दे दी। ये कह दिया भी इस कोठी में बैठकर व्यापार कर लो और कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। तो एक कोठी खोलने की अनुमति दी थी। कहां पे? सूरत में। तो यह क्वेश्चन भी बुधवार एग्जाम में आ चुका है कि अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित की। तो याद रखना है कि सूरत में स्थापित की गई थी। और कब स्थापित की गई थी? 1613 ईस्वी में, ठीक है। तो आपको मैं दोबारा बता देता हूं। आपको याद रखना है कि भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो कौन था? रोलेफ फिंच। और यह भारत आया था किसके समय? अकबर के समय आया था, 1583 ईस्वी में। उसके बाद में भारत में अंग्रेज व्यापारी आया जॉन मिल्डेन हॉल, ये 1599 में आया था। और उस समय भी मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। हालांकि अकबर ने इसे मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था भारतीय क्षेत्रों में व्यापार करना। इसे व्यापार करने के लिए 15 वर्ष की अनुमति दी थी एलिजाबेथ प्रथम ने, लेकिन बाद में जेम्स प्रथम ने इसे फिर बढ़ा दिया था आगे, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि भारत आने वाला कंपनी का प्रथम व्यापारी कौन था, तो वो था कैप्टन जॉन हॉकिंस। और ये कब आया था भारत में? 1608 ईस्वी में आया था। भारत में स्थापित कंपनी का प्रथम कारखाना भी कहां पर था? सूरत में था। यह 1608 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जो हॉकिंस है उसकी मुलाकात जहांगीर के साथ हुई 1608 ईस्वी में आगरा के किले में। जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी, हॉकिंस को खान की उपाधि दी, इसे 400 की मनसबदारी प्रदान की। यानी आपसे पूछा जाए कि पहला अंग्रेज कौन था जिसने व्यापार की अनुमति प्राप्त की, तो वो कौन था? हॉकिंस। आपसे पूछा जाए कि पहला अंग्रेज कौन था जिसने मुगल दरबार में जाने का अधिकार प्राप्त किया, वो भी कौन था? हॉकिंस था। हालांकि बाद में जहांगीर ने पुर्तगालियों के बहकावे में आकर के इसकी सारी सुविधाएं वापस छीन ली और साथ में सूरत के कारखाने की भी मान्यता रद्द कर दी। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि भारत में स्थापित कंपनी का प्रथम वैधानिक कारखाना कौन सा था, तो यह था मोसालीपट्टनम में। और यह कब खोला गया था? 1611 में। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दे दी। तो यह अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी थी, जो 1613 में कहां स्थापित की गई थी? सूरत में, ठीक है। अब यहां पर अब भी कंपनी व्यापार की अनुमति से दूर थी। उसके बाद में ब्रिटेन का सम्राट बना जिसका नाम था जेम्स प्रथम। अब 15 साल हो चुके थे कंपनी को बने हुए, फिर उसने कंपनी को 15 साल से आगे और बढ़ा दिया, अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1615 ईस्वी में अपने दूत के रूप में भेजा सर टॉमस रो को। सर टॉमस रो को भेजा गया था कहां पर? भारत में। कब भेजा गया? 1615 ईस्वी में। और उस समय भी जो मुगल सम्राट है ना, वो जहांगीर था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर था। यानी वही बात है कि यदि व्यापार की अनुमति लेनी थी तो जहांगीर से मुलाकात करनी जरूरी थी। सर टॉमस रो जब भारत में आया तो जहांगीर उस समय अजमेर में था, क्योंकि मेवाड़ अभियान में व्यस्त था। मुगल मेवाड़ संधि भी हुई थी 1615 में, और इसलिए जहांगीर अजमेर में ही रुका हुआ था 1616 तक, ठीक है। तो सर टॉमस रो अजमेर ही चला गया और अजमेर में जहांगीर से 1616 ईस्वी में मुलाकात की। और अजमेर के कौन से दुर्ग में की थी? मैगजीन दुर्ग में। जो मैगजीन दुर्ग है ना, यहीं पर सर टॉमस रो की मुलाकात हुई थी। किसके साथ? जहांगीर के साथ। याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रोलेफ फिंच था, लेकिन राजस्थान आने वाला प्रथम पूछा जाए तो वो कौन था? सर टॉमस रो था। कब आया था? 1616 ईस्वी में आया था। और इसने जहांगीर के साथ मुलाकात की थी कहां पे? मैगजीन दुर्ग में। तो कौन से दुर्ग में पहुंचा था ये? मैगजीन दुर्ग में, जो कि कहां पर स्थित है? अजमेर में है, ठीक है।
अब सर टॉमस रो ने इससे जहांगीर से बात की और जहांगीर से कहा गया कि हमें व्यापार की अनुमति चाहिए। लिख करके दिया कि वो इसके अलावा किसी भी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, केवल व्यापार करने आए हैं। जहांगीर है ना थोड़ा संधि के बाद में जो हुई थी मुगल मेवाड़ संधि, तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि उदार हो चुका था। एक्चुअल में वो खुश था मुगल मेवाड़ संधि से, और इसी खुशी में इसने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दे दी। यानी सर टॉमस रो को व्यापार की अनुमति दे दी गई, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, लेकिन केवल तटीय क्षेत्रों में दी। यह कहा भी जो तटीय क्षेत्र है ना, सूरत वाले इधर दक्षिण में कुछ तटीय क्षेत्र है, वहां पर कर सकते हो, पूरे भारत में आप व्यापार नहीं कर सकते। अब कंपनी है ना, उसकी मंशा कुछ अलग थी। अब कंपनी है ना, वो भारत में कोई दुकान खोलने तो आई नहीं थी, पूरे भारत में व्यापार करने आई थी, और इस कदम से कंपनी अब भी कोसों दूर बैठी थी। लेकिन इतना तो था कि कम से कम भारत में रहने की तो इन्हें अनुमति मिली, और इसीलिए सबसे पहला सफल व्यापारी किसे कहते हैं? सर टॉमस रो को कहते हैं। अनुमति प्राप्त कर ली, इसलिए कंपनी है ना वो दक्षिण में शिफ्ट होने लगी। उत्तर में तो मुगलों का राज था, जहांगीर मना कर सकता था, कह सकता था कि भी इतने स्थानों पर नहीं रहना है, इसलिए दक्षिण में चले गई। 1632 की घटना है। क्षेत्र था गोलकुंडा, शासक था कुतुब शाह। गोलकुंडा का शासक कौन था? कुतुब शाह। इसने 1632 ईस्वी में एक फरमान जारी किया कि जो कंपनी है ना, वो व्यापार के लिए उसके सभी बंदरगाहों का प्रयोग कर सकती है। ठीक है ना, ये कहा। हालांकि इसके बदले में कुछ धनराशि देनी होगी, लेकिन फिर भी कंपनी है ना गोलकुंडा क्षेत्र में जितने भी बंदरगाह है ना, उनका उपयोग कर सकती है व्यापार के लिए। ऐसा है ना, आज तक किसी भी राजा ने नहीं कहा था कंपनी को। पहली बार किसने कहा था? गोलकुंडा के कुतुब शाह ने कहा था। और इसीलिए गोलकुंडा के कुतुब शाह का ये जो फरमान है ना, इसे कंपनी का सुनहरा फरमान कहा जाता है। तो पूछा जाए कि कंपनी का सुनहरा फरमान कब आया था? 1632 ईस्वी में। और किसके फरमान को कहा गया था? कुतुब शाह के फरमान को। इसके बाद जो कंपनी है ना, वो दक्षिण में पूरी तरह से अपना फैलाव करने लगी, लेकिन उसे किसी एक ऐसे क्षेत्र की जरूरत थी दक्षिण में जहां पर कंपनी खुद कह सके ये हमारा ही क्षेत्र है। ठीक है ना। और इसी दौरान एक अंग्रेज जिसका नाम था फ्रांसिस डे, अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था फ्रांसिस डे, उसने 1639 ईस्वी में, यानी फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में एक शहर बसा दिया, मद्रास। ठीक है ना। यानी मद्रास का संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस डे को। हालांकि पहले थोड़ा बसा हुआ था, लेकिन एक बड़े शहर के रूप में इसे किसने बसाया था? फ्रांसिस डे ने बसाया। और इसीलिए फ्रांसिस डे को कहा जाता है मद्रास का संस्थापक। जो फ्रांसिस डे है ना, उसने वहां पर सेंट जॉर्ज फोर्ट का भी निर्माण करवाया। यानी 1639 में मद्रास में एक फोर्ट का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या था? सेंट जॉर्ज फोर्ट। और ये जो सेंट जॉर्ज फोर्ट है ना, ये भारत में कंपनी द्वारा स्थापित प्रथम किला था। यानी भारत में कंपनी द्वारा स्थापित जो प्रथम किला था वो कौन सा था? सेंट जॉर्ज फोर्ट। और ये 1639 में किसने बनवाया था इसे? फ्रांसिस डे ने बनवाया था। ठीक है। 1661 की घटना है। ब्रिटेन का प्रिंस था चार्ल्स प्रथम, उसका विवाह है पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ था जिसका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजाओ। इससे विवाह हुआ। अब उस समय ना जो वर्तमान में बंबई है, बंबई बसा हुआ तो नहीं था, लेकिन क्षेत्र तो था ही, वही मद्रास वाली बात। यानी कुछ तो जगह ऐसी थी, क्योंकि आपको पता है कि महत्वपूर्ण क्षेत्र था ये। और ये जो क्षेत्र है ना बंबई वाला, ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। किसके कब्जे में था ये? पुर्तगालियों के। और पुर्तगालियों ने क्या किया कि ये जो बंबई वाला क्षेत्र है ना, ये चार्ल्स प्रथम को दे दिया, यानी दहेज में दे दिया गया बंबई वाला क्षेत्र। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। अब प्रिंस चार्ल्स है ना, वो तो कहाँ पे बैठा हुआ था? ब्रिटेन में। अब वो क्या कर रहा था? बंबई का। इसलिए चार्ल्स ने क्या किया कि कंपनी को 1667 ईस्वी में 10 पौंड की राशि पर बंबई किराए पर दे दिया। यानी किराए पर आ गया बंबई। ठीक है ना। कब? 1667 में 10 पौंड की धनराशि पर।
उसी समय एक अधिकारी था जिसका नाम था गेराल्ड ओंगियार, ठीक है ना। इसे बंबई में गवर्नर के रूप में भेजा गया। किसको? गेराल्ड ओंगियार को। गेराल्ड ओंगियार ने 1669 ईस्वी तक 1677 से 1677 ईस्वी तक 69 से 77 ईस्वी तक एक बड़ा शहर बसा दिया। कौन सा? बंबई शहर। तो बंबई का संस्थापक है वो किसे माना जाता है? गेराल्ड ओंगियार को माना जाता है। गेराल्ड ओंगियार ने इसके बाद बंबई में सिक्कों की टकसाल भी स्थापित कर दी और कई कार्यालय खोल दिए, जिसके कारण बंबई है ना बहुत बड़ा बन गया था। तो बंबई का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? गेराल्ड ओंगियार को ही माना जाता है। दरअसल याद रखना है कि जो गेराल्ड ओंगियार है ना, ये प्रथम अंग्रेज था जिसने तलवार की जरूरत बताई थी। इससे पहले जो अंग्रेज थे ना, वो कहते थे कि भूभाग नहीं व्यापार, हमें भूभाग नहीं चाहिए, हमें तो क्या करना है? व्यापार करना है। ये पहला अंग्रेज था जिसने कहा था कि भूभाग भी और व्यापार भी, लेकिन उसके लिए तलवार भी। यानी इसने कहा था कि यदि यहाँ पे भारत में रहना है तो तलवारें उठानी पड़ेगी। तो ये सबसे पहले किसने कहा था? गेराल्ड ओंगियार ने कहा था, जो बंबई का गवर्नर था। ठीक है, दोबारा बता देता हूं आपको याद रखना है कि ब्रिटेन के सम्राट जिसका नाम था जेम्स प्रथम, उसने 1615 ईस्वी में अपना एक दूत भारत भेजा था, सर टॉमस रो। जब ये भारत आया तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर। जहांगीर उस समय मेवाड़ अभियान के दौरान कहाँ पे था? अजमेर में था। 1616 ईस्वी में सर टॉमस रो ने जहांगीर के साथ मैगजीन दुर्ग में मुलाकात की और जहांगीर ने इसे तटीय क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसलिए आपसे पूछा जाए कि भारत आने वाला कंपनी का प्रथम सफल व्यापारी कौन था, तो वो कौन था? सर टॉमस रो था। ठीक है, उसके बाद में 1632 ईस्वी की घटना है। गोलकुंडा का शासक था जिसका नाम क्या था? कुतुब शाह। गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह ने एक फरमान जारी किया और अपने क्षेत्र के सभी बंदरगाहें कंपनी को उपयोग के लिए दे दिए। ठीक है ना। और ये जो बंदरगाह दिए गए थे जिसके कारण कंपनी का व्यापार बढ़ गया था, आज तक ऐसा पहले किसी शासक ने नहीं किया था। सबसे पहले कुतुब शाह ने किया, जो गोलकुंडा का शासक था। और इसीलिए कुतुब शाह के इस फरमान को कहते हैं कंपनी का सुनहरा फरमान। 1639 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी था फ्रांसिस डे। ठीक है ना। जो फ्रांसिस डे है ना, उसने मद्रास क्षेत्र को लेकर के मद्रास शहर बसा दिया। ठीक है ना, मद्रास शहर बसाया फ्रांसिस डे ने। फ्रांसिस डे ने 1639 में मद्रास में एक किले का निर्माण भी करवाया और उसका नाम था सेंट जॉर्ज फोर्ट। यानी इस किले का नाम क्या था? सेंट जॉर्ज फोर्ट। याद रखना है कि ये जो सेंट जॉर्ज फोर्ट है ना, ये भारत में स्थापित कंपनी का प्रथम किला था। यानी भारत में स्थापित कंपनी का प्रथम किला कौन सा था? सेंट जॉर्ज फोर्ट। और ये कब बनवाया गया था? 1639 में। किसने बनवाया था इसे? फ्रांसिस डे ने बनवाया। ठीक है। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स प्रथम का विवाह है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से हुआ। पुर्तगालियों ने जो बंबई का क्षेत्र है ना, वो चार्ल्स को दहेज में दे दिया। चार्ल्स ने 1667 में ये बंबई वाला क्षेत्र है ना, ये 10 पाउंड की धनराशि पर कंपनी को किराए पर दे दिया। उस समय बंबई का गवर्नर बन के आया गेराल्ड ओंगियार और उसने 1669 से 1677 तक बंबई शहर बसा दिया। जो ओंगियार है ना, ओंगियार, उसने यहाँ पर टकसाल बनवाई और कई प्रकार के कार्यालय भी खुलवाए। याद रखना है कि जो ओंगियार है ना, इसे ही बंबई का संस्थापक माना जाता है। बंबई का संस्थापक किसे मानते हैं? ओंगियार को मानते हैं। और जो ओंगियार है ना, ये प्रथम अंग्रेज था जिसने भारत में तलवार की जरूरत बताई थी। वो कौन था? ओंगियार।
1691 ईस्वी में बंगाल में भेजा गया एक अंग्रेज अधिकारी को जिसका नाम था जोब चारनोक। जोब चारनोक ने बंगाल में कारखाने स्थापित करने प्रारंभ किए। 1699 की घटना है। उस समय एक जमींदार था इब्राहिम खां, ठीक है ना। इब्राहिम खां के पास 3 क्षेत्र थे, सुतनाती, गोविंदपुर और कालीकत्ता। ये 3 क्षेत्र थे किसके पास? इब्राहिम खां के पास। कंपनी ने इन तीनों क्षेत्रों को इब्राहिम खां को धन राशि देकर के खरीद लिया। ये तीनों क्षेत्र कंपनी के पास चले गए। 1699 ईस्वी में इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के जोब चारनोक ने कलकत्ता शहर बसा दिया, ठीक है ना। कलकत्ता शहर बसा दिया गया जोब चारनोक के द्वारा 1699 ईस्वी में। जोब चारनोक ने यहीं पर एक दुर्ग भी बनवाया जिसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम दुर्ग। इसका भी निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? जोब चारनोक के द्वारा। यानी जोब चारनोक है ना, इसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। यानी कलकत्ता का जो संस्थापक था वो कौन था? जोब चारनोक था। समझ गए यहां तक? 1701 ईस्वी में औरंगजेब उस समय मुगल शासक था। उसने आदेश जारी किए कि भारत में जितने भी यूरोपीय है ना सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि औरंगजेब है ना उस समय दक्षिण में कमजोर हालत में था, इसलिए यहाँ पर कंपनी है ना उसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि उन्हें मुगलों से कुछ संघर्ष तो करना पड़ा लेकिन ज़्यादा नुकसान कंपनी को नहीं हुआ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। जिसके बाद में मुगलों का पतन था वो प्रारंभ हुआ। जिसके बाद में जो कंपनी है ना वो फैलाव करने लगी। कंपनी का फैलाव शुरू हो गया, ठीक है। 1715 ईस्वी में कंपनी का एक दल है ना वो भारत आया। कंपनी का एक दल है वो भारत आया। कब आया? 1715 ईस्वी में। उस समय जो मुगल बादशाह है ना वो था फर्रुख शायर। मुगल बादशाह कौन था उस समय? फर्रुख शायर था। कंपनी के दल ने 1717 ईस्वी में फर्रुख शायर से मुलाकात की। अब फर्रुख शायर से जब मुलाकात चल रही थी ना उस समय फर्रुख शायर करा रहा था। अब कंपनी के सदस्यों ने पूछा भी बादशाह क्या हुआ है? फर्रुख शायर ने बताया कि उसके है ना पुराना दर्द है और वो ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा कहा। अब ये जो कंपनी का एक दल आया था ना उनमें एक डॉक्टर था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। इसने इलाज शुरू कर दिया फर्रुख शायर का और इसके दर्द को पूरी तरह से ठीक कर दिया। फर्रुख शायर के दर्द को पूरी तरह से ठीक कर दिया गया विलियम हैमिल्टन के द्वारा। फर्रुख शायर है ना वो बहुत प्रसन्न हुआ और इसने एक फरमान जारी करके कंपनी को बिना किसी आयात या निर्यात शुल्क के पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। कहा भी पूरे भारत में व्यापार कर सकती है कंपनी। इसने बंबई के जो टकसाल के सिक्के थे ना उन्हें भी पूरे भारत में चलाने की अनुमति दे दी। कह दिया कि बंबई के जो सिक्के हैं ना पूरे भारत में वैलिड होंगे। यानी एक प्रकार से कंपनी के लिए एक बड़ी सफलता थी, ठीक है ना। अब तक जो कंपनी है ना वो भटक रही थी इधर उधर, लेकिन अब इस फरमान से कंपनी आसानी से पूरे भारत में व्यापार कर सकती थी। कंपनी को रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं था, ठीक है। और इसीलिए ओरम नामक एक अंग्रेज ने इसे कंपनी का सुनहरा फरमान कहा। यानी कंपनी का सुनहरा फरमान कब आया था? 1717 ईस्वी में आया था, ठीक।
ठीक है, तो कंपनी का सुनहरा फरमान कहा गया किसके द्वारा? ओरम के द्वारा कहा गया था। इसके बाद में यहाँ पर अब जो कंपनी है पहले उत्तर भारत में नहीं थी, तो इस फरमान का ये असर हुआ कि यहाँ पर कंपनी है ना वो दरअसल उसे उत्तर भारत में जाने का मौका मिला। तो कंपनी का ये जो सुनहरा फरमान है इसे अंग्रेजों ने मैग्ना कार्टा कहा, ठीक है ना। तो ओरम ने कहा कि सुनहरा फरमान है ना ये क्या है? कंपनी का मैग्ना कार्टा है। तो कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? फर्रुखशायर के फरमान को, जो कब दिया गया था? 1717 ईस्वी में दिया गया था। यानी अब जो कंपनी है ना वो पूर्ण रूप से बिना किसी परेशानी के पूरे भारत में व्यापार कर सकती थी, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, आपको याद रखना है कि 1691 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी जॉब चार्नोक को भारत के बंगाल में भेजा गया, ठीक है ना। इसने बंगाल में कई जगह पर कारखाने स्थापित किए। 1699 ईस्वी में एक जमींदार था जिसका नाम था इब्राहिम खां, और जो इब्राहिम खां था ना उसने सुतनाती, गोविंदपुर, कालीकता, ये जो तीनों क्षेत्र है ना वो कंपनी को बेच दिए। जॉब चार्नोक ने तीनों को मिला करके एक नया शहर बसा दिया। कौन सा? कलकत्ता। कब बसाया? 1699 में। यानी आपसे पूछा जाए कि कलकत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है तो वो कौन था? जॉब चार्नोक था, ठीक है ना। याद रखना है कि जो जॉब चार्नोक है ना उसने फोर्ट विलियम दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। यानी कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? फोर्ट विलियम दुर्ग का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? जॉब चार्नोक के द्वारा, ठीक है। ये यहाँ पर दुर्ग बना जिसके कारण व्यापारिक स्थिति भी यहाँ पर बढ़ गई थी। 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने एक फरमान जारी करके सभी यूरोपियन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुगलों का पतन प्रारंभ हुआ और कंपनी ने इसका लाभ उठाकर फैलाव प्रारंभ कर दिया, ठीक है। 1715 ईस्वी में कंपनी का एक दल भारत आया। उस समय मुगल बादशाह था फर्रुखशायर। फर्रुखशायर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया जिसमें कहा गया कि कंपनी है ना बिना किसी आयात और निर्यात शुल्क के पूरे भारत में व्यापार कर सकती है। बंबई के टकसाल के जो सिक्के हैं ना वो पूरे भारत में ही वैलिड होंगे, ये कहा गया। फर्रुखशायर का ये जो फरमान था इसे ओरम ने, यानी सुनहरे फरमान को ओरम ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। यानी कंपनी का मैग्ना कार्टा किसके फरमान को कहते हैं? फर्रुखशायर के फरमान को कहा जाता है। और ये जो फरमान है ये कब आया था? 1717 ईस्वी में आया था। याद रखना है कि इसी फरमान के बाद में जो कंपनी है ना उसका विस्तार कहाँ हुआ था? उत्तर भारत में। और इससे पहले तो दक्षिण और पूर्व में थी मेन, लेकिन अब उत्तर भारत में हुआ था। तो कंपनी है ना इसे व्यापार की अनुमति तो मिल चुकी थी, लेकिन कंपनी को अब साम्राज्य चाहिए था भारत में। यानी धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि वैसे ही भारत उस समय बिखरा हुआ था, ठीक है ना। इधर मुगलों का पतन, इधर मराठे लड़ रहे थे, राजपूत भी कमजोर हो चुके थे और इसी का फायदा मिला किसको? कंपनी को। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना प्लासी के युद्ध के बाद हुई थी, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद भी हुई थी। और प्लासी का युद्ध है ना ये कब हुआ था? 23 जून 1757 को, ठीक है। प्लासी है ये कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। ये युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब जिसका नाम था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था एक अधिकारी जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। अब दरअसल क्या है कि बंगाल में कलकत्ता में नया अधिकारी आया हुआ था, लॉर्ड क्लाइव। अब क्लाइव है ना वो नवाब के मामले में बार बार हस्तक्षेप करता था, ठीक है ना। अब नवाब को पसंद नहीं आ रहा था, नवाब बार बार आक्रमण करता था, तो बाद में संधि कर लेता था क्लाइव। क्लाइव पहले संधि करता था, फिर संधि तोड़ देता था, बाद में कहता था मेरे साइन ही नहीं थे।
जाली साइन और अलग अलग साइन करने में माहिर था लॉर्ड क्लाइव, ठीक है ना। अब तंग आ चुका था सिराजुद्दौला। कहते हैं कि सिराजुद्दौला 1757 में फोर्ट विलियम दुर्ग में घुस गया। उसने 64 जो अंग्रेज थे ना उन्हें बंदी बनाया और एक काल कोठरी में बंद कर दिया। अंधेरी कोठरी थी, हवा आने जाने का स्थान नहीं था, दम घुटने लगा अंग्रेजों का। 64 थे बंद किए थे, सुबह तक 48 मर गए। इसे काल कोठरी कांड कहा जाता है। अब यहां पर दिक्कत हुई किसके? लॉर्ड क्लाइव के। क्लाइव को लगा कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन करता भी कैसे? थोड़ी सी सेना थी क्लाइव के पास तो, जबकि सिराजुद्दौला के पास तो 40,000 के लगभग सेना थी। मुकाबला करना आसान काम नहीं था। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड क्लाइव ने पता किया कि सिराजुद्दौला है, उसी का एक रिश्तेदार था, दामाद था, जिसका नाम था मीर जाफर। वो महत्वाकांक्षी था और नवाब बनना चाहता था। मीर जाफर के साथ क्लाइव ने मीटिंग कर ली। क्लाइव ने कहा कि मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा। मीर जाफर को कहा ठीक है, लेकिन तुम मेरी सहायता कर दो सिराजुद्दौला के खिलाफ। मीर जाफर ने कहा ठीक है, मैं कर दूंगा। उसके बाद में कुछ और अन्य हिंदू और मुस्लिम जो अमीर थे ना, अधिकारी थे, उन्हें भी मिला लिया गया। ठीक है, यही कारण था कि यहाँ पर अब लॉर्ड क्लाइव है ना, उसने आक्रमण करने का फैसला कर लिया था। ये गंगा नदी यहीं पर बहती है, वहीं पर है पलासी का मैदान। कहते हैं 22 जून को ये आ गया था, यूँ तो 23 को हुआ, लेकिन वहाँ पर रुक गया जंगलों में। क्लाइव को लगा कि यदि उसकी किसी ने सहायता नहीं की तब वो क्या करेगा। कहते हैं कि तब मीर जाफर को पता लगा कि यहाँ पर वेट कर रहा है वो, तो इसलिए वहाँ पर आया और जाकर के उसने समझाया क्लाइव को कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, ये कहा गया। तब जाकर के यहाँ पर माना कौन? यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव। युद्ध हुआ। अब है ना, सैनिक सिराजुद्दौला की ओर खड़े थे, लेकिन धीरे धीरे छोड़ के जाने लगे। सेना कम रह गई थी और यहाँ पर सिराजुद्दौला है ना, उसे आसानी से पराजित कर दिया गया। यानी सिराजुद्दौला पराजित हो गया किससे? लॉर्ड क्लाइव से। ठीक है, सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने कहा कि तुम महलों में चले जाओ। कहते हैं सिराजुद्दौला महलों में गया और वहीं पर मीर जाफर का पुत्र छिपा हुआ था मीरन, और उसने मार दिया किसको? सिराजुद्दौला को। तो इस तरह से ये युद्ध है ना लॉर्ड क्लाइव ने जीता, और इसके साथ ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई। यानी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक भारत में कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। और कब की थी इसकी स्थापना? 1757 ईस्वी में की गई थी। यानी 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की। दरअसल पन्नीकर नामक इतिहासकार ने कहा है कि मीर जाफर और अमीरों ने मिलकर के सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था, इसलिए हार गया, वरना हारने वाला नहीं था सिराजुद्दौला। और अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना भी नहीं होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर इसी कारण हुई क्योंकि आपस में फूट थी इनके। ठीक है, 1758 में जो लॉर्ड क्लाइव है ना, ये बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर बना कब? 1758 में। ठीक है, हालांकि आपसे पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की वास्तविक स्थापना कब हुई, तो अंग्रेजी साम्राज्य की वास्तविक जो स्थापना है ना भारत में, वो हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद में। बक्सर का युद्ध, ये जो बक्सर का युद्ध है ना, ये लड़ा गया था 23 अक्टूबर 1764 को। बक्सर है ना, ये कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ये जो युद्ध था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड मुनरो। क्या नाम था? लॉर्ड मुनरो। और उसके सामने थे 3 सेनाएं, एक तो थी बंगाल, एक थी अवध की सेना और एक थी मुगल सेना। बंगाल की सेना का नेतृत्व कर रहा था मीर कासिम। अवध की सेना का नेतृत्व कर रहा था नवाब शुजाउद्दौला, जबकि मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था शाह आलम सेकंड। ठीक है ना, तो यहाँ पर युद्ध हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने यहाँ पर भी ऐसे ही किया, अवध के ज़्यादातर सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया,
और अवध के सैनिक यहाँ पर सबसे ताकतवर स्थिति में थे, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ पर अवध का नवाब ही युद्ध के लिए आया था। और यही कारण था कि लॉर्ड मुनरो ने बंगाल, अवध और मुगलों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, बक्सर का युद्ध जीत लिया और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की वास्तविक स्थापना हो गई। तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की वास्तविक स्थापना कौन से युद्ध के बाद में हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद में, जो कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। हालांकि इतिहासकार यहाँ तक कहते हैं कि यदि बक्सर का युद्ध नहीं होता तो प्लासी के युद्ध का कोई महत्व नहीं था, यानी बक्सर के युद्ध ने ही प्लासी के युद्ध पे मुहर लगाई थी, ठीक है ना। क्योंकि बक्सर का युद्ध हुआ ना, तभी अपन कह सकते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, वरना प्लासी के युद्ध का कोई महत्व नहीं था। लॉर्ड क्लाइव ने एक बार ब्रिटेन चला गया था, लेकिन 1765 ईस्वी में भारत में फिर आया। 1765 में द्वैत शासन लागू कर दिया अंग्रेजों ने, जिसे इतिहासकारों ने कहा था द्वैत शासन, जो 1765 से लेकर 1772 तक रहा, जिसे इतिहासकारों ने कहा था, भारतीय इतिहासकारों ने, डाकुओं का काल, ठीक है ना, ये कहा था। द्वैत शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। तो बंगाल में दोहरा शासन चलने लगा, एक भारतीयों का शासन था, एक अंग्रेजों का शासन था। दरअसल इस शासन में अंग्रेजों के पास अधिकार थे, भारतीयों के पास जिम्मेवारियां थी। अंग्रेजों के पास अधिकार तो थे लेकिन जिम्मेवारियां नहीं थी, भारतीयों के पास जिम्मेवारियां थी लेकिन अधिकार नहीं थे। दरअसल उस समय ना भारतीय सूती कपड़े की मांग विदेशी बाजार में सबसे ज़्यादा होती थी, और सूती वस्त्रों के लिए कपास होती है, और कपास का उत्पादन बंगाल में बहुत ही ज़्यादा होता था। अब आदेश जारी कर दिया सरकार की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से, कि बंगाल में सिर्फ लोग है ना कपास की खेती करेंगे और किसी की नहीं। 2 साल तक कपास की खेती करते रहे, अनाज उगाए नहीं, इसलिए अनाज तो था ही नहीं उनके पास, खाने के लिए तो अनाज चाहिए। उसके बाद में सारी कपास मंगा ली गई, इकट्ठी कर ली गई। उस समय जो वस्त्र वो हाथों से ही बुने जाते थे, मशीनें नहीं थी स्वचालित, उन्हें बुनकर कहते थे। बुनकरों को बुला लिया सबको, लॉर्ड क्लाइव ने सब बुनकरों को बुला करके सबकी उंगलियां काट दी, जितने बुनकर थे। अब तो कोई था ही नहीं यहाँ पर बुनने वाला, तो कपास काम की क्या थी फिर, कोई उठाने वाला नहीं था। अंग्रेजों ने कौड़ी के दामों में उठा लिया, लंदन ले गए, वस्त्र बनाकर बेच दिए, ठीक है ना। एक प्रकार से एक ऐसी क्रूर नीति अपनाई थी यहाँ पर अंग्रेजों ने। उसके बाद में बंगाल में अकाल पड़ गया, लाखों लोग मारे गए, आधा बंगाल खाली हो गया अकाल के कारण। तभी तो इसे डाकुओं का काल कहा था इतिहासकारों ने। 1772 ईस्वी में जो क्लाइव था वो वापस ब्रिटेन चला गया। ब्रिटेन में चर्चा फैली कि ये जितनी भी हत्याएं हुई थी ना भारत में, इन सब का जिम्मेवार कौन है? लॉर्ड क्लाइव है। इसलिए लॉर्ड क्लाइव पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हालांकि क्लाइव ने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया ना अपने देश के लिए किया, मैंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। 2 साल तक जांच जारी रही। आखिरकार अंग्रेजी सरकार मान गई कि क्लाइव है ना उसकी कोई गलती नहीं थी। क्लाइव ने जो कुछ किया था ना वो देश के लिए किया था, अपने लिए उसने कुछ नहीं किया। लेकिन तब तक क्लाइव है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। 1774 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव है ना सेविंग कर रहा था, दाढ़ी बना रहा था, उस तरह से अपना ही गला काट लिया, आत्महत्या कर ली थी। यानी 1774 में आत्महत्या की थी किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। हालांकि कहते हैं कि सिराजुद्दौला की मां ने कहा था लॉर्ड क्लाइव को कि जिस प्रकार मेरे बेटे को धोखा देकर मारा है वैसा ही तू भी अपने आप को धोखा देकर ही मारेगा। यह सच हुई बात, ठीक है ना, कुछ भी हो, लेकिन यहां पर क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। क्लाइव को कितना ही मानो, आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे क्लाइव के कारण ही पढ़ेंगे, क्योंकि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य किसने स्थापित किया था? क्लाइव ने किया था। एक इतिहासकार वाल्ट, इसकी बातों में यह बात साबित होती है कि क्लाइव ही भारतीय मैन था। वाल्ट ने कहा कि क्लाइव ने भारत में ऐसे पानी में प्रवेश किया था, यानी भारत में ऐसे पानी में प्रवेश किया क्लाइव में जिसकी गहराई का किसी को पता नहीं था। मतलब भारत में पता नहीं था कहाँ पे शासन है, कितना शासन कैसे होगा, इसकी गहराई का किसी को पता नहीं था। और उस पानी में प्रवेश किया था किसने? क्लाइव ने। लेकिन क्लाइव ने अंग्रेजों के लिए उस पानी पर ऐसा पुल तैयार करके दे दिया जिस पर लंगड़े तो चल सकते थे और अंधे अपना मार्ग आसानी से ढूंढ सकते थे। यानी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई अंग्रेजों को,
तो इसलिए मेन है ना जो साम्राज्य संस्थापक था अंग्रेजी, वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव। तो ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अपन अंग्रेजी जो हुकूमत है उसके समय के अलग अलग टॉपिक्स पढ़े। क्रांति है, आर्थिक स्थिति है, राज्यों के साथ नीति है, ठीक है, जो आंदोलन वगैरह हैं तो उनको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ने कंपनी का परिचय बताया, दोबारा बता देता हूँ। याद रखना है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई थी कौन से युद्ध के बाद? प्लासी के युद्ध के बाद। ये कब हुआ था? 23 जून 1757 को, ठीक है ना। प्लासी है ये कहाँ पे है? बंगाल में है। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजी सेना ने हराया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया। लॉर्ड क्लाइव को ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। जो लॉर्ड क्लाइव है उसे 1758 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया। हालांकि आपसे पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की वास्तविक स्थापना कौन से युद्ध के बाद में हुई, तो ये बक्सर के युद्ध के बाद में हुई थी। और बक्सर का युद्ध है ये कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 को। बक्सर है वो कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। दरअसल इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड मुनरो ने बंगाल, अवध और मुगलों की तीनों की संयुक्त सेना को पराजित किया। बंगाल की सेना का नेतृत्व मीर कासिम, अवध की सेना का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सेना का नेतृत्व किया था शाह आलम सेकंड ने। तो इस युद्ध के बाद में वास्तविक स्थापना हुई। इतिहासकारों ने लिखा कि बक्सर का जो युद्ध है ना वो यदि नहीं होता तो प्लासी के युद्ध का कोई महत्व नहीं था। दरअसल बक्सर के युद्ध ने ही प्लासी के युद्ध पर मुहर लगाई थी। तो इस तरह से अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। ठीक है, अब अपन एक बार पढ़ेंगे भारत में 1857 की क्रांति इसके बाद में। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।